ठीक है, तो सब लोग अपना अकाउंट का नोटबुक निकालिए, नए टॉपिक का नाम दीजिए। चैप्टर 14, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ न्यू टॉपिक कॉल्ड एज अ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, थोड़ा अलग है। अच्छा मुझे बताइए एक चीज, आप लोगों ने सबने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है? आता है? फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना जरूरी है या नहीं है? है। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया तो गलत होगा रिपोर्टिंग या सही होगा? गलत होगा। क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ना दिखाने से प्रॉफिट कम दिखेगा या ज्यादा दिखेगा? प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं होगा अगर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो प्रॉफिट कैसा दिखेगा? कम। और क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना क्यों जरूरी है? रीजन क्या है? व्हाई डू यू नीड टू शो द क्लोजिंग स्टॉक? पहली बात तो ये कि क्लोजिंग स्टॉक में डेबिट इसलिए करना है क्योंकि साल जब खत्म हुआ तो वो हमारा एसेट था, तो उसकी वैल्यू कहां दिखनी चाहिए? एसेट में। और हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं उसको, क्यों करते हैं? इसका रीजन किसी को पता है क्या? कैन समवन एक्सप्लेन व्हाई डू वी क्रेडिट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू द क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट? अरे जिंदगी भर ये काम किया, कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए ना उसका। हाँ हाँ, उसकी सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, और जो स्टॉक नहीं बेचा वो उसकी सेल्स नहीं है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ना डालो तो आप आपका पूरा का पूरा जो रिजल्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो गलत दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, बिल्कुल आसान है, सुनो। राम ने 10 केजी शुगर खरीदी एट ₹40 पर केजी से, तो इसके राम के परचेसेस कितने रुपए के हुए? 400 रुपीज के। अरे हाँ के ना? राम ने 8 केजी शुगर सेल की एट ₹50 पर केजी से, तो राम का सेल कितना हुआ? 400। क्या राम ने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? कमाया। तो आप आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में मान के चलो कि इसके पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आपके हिसाब से परचेस में कितना डेबिट होना चाहिए? कितना डेबिट होना चाहिए? 400, क्योंकि उसने 10 केजी शुगर परचेस की थी 40 रुपए पर केजी से, कितने रुपए की? 400 की। और आपके हिसाब से सेल कितने रुपए का है? 400। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की रिकॉर्ड नहीं करते तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना तो प्रॉफिट है ना तो क्या है, लॉस है। पर एक्चुअली उसने 10 केजी शुगर खरीदी और बेची कितनी? 8 केजी। तो उसके पास बची कितनी होनी चाहिए? 2 केजी बची हुई होनी चाहिए। आजा। तो ये 2 केजी उसका क्या है एक्चुअली? क्लोजिंग स्टॉक है, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 80 रुपीज। तो आपको पता चलेगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 80। और लॉजिकली ये सही भी है। हर 1 किलो शुगर बेच के वो कितने रुपए कमाता है? 10 रुपए। तो 8 किलो शुगर बेच के उसने कितने रुपए कमाए होंगे? 80 रुपए। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द वैल्यू ऑफ व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, दूसरा लेते हैं। एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक को यहां नहीं दिखाना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक को यहां क्रेडिट साइड में दिखाना उतना सही नहीं है। एक्चुअली आपका ट्रेडिंग अकाउंट कुछ ऐसा बनता है, लॉजिकल जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो इधर होता है आपका COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपने कितना किलो माल बेचा? 8 किलो। क्या भाव से खरीदा था? 40। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? कितने रुपए का माल आपने बेचा? 320। ये 320 का माल कितने में बेचा? 400 रुपए में। इसलिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट है कितना रुपया? 80 रुपए। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवा लेते हैं। तो बेसिकली जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम फार्मूला वही यूज करते हैं, खर्चे में लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इनकम में लिखते हैं क्या? सेल्स। तो ये ऐसे होता है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या करते हैं? परचेसेस माइनस क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, और हमें मिलता है COGS। और इधर हम क्या लिखते हैं? सेल्स। अब सेल्स में से COGS माइनस करो तो आपको क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। पर ये डेबिट साइड में कुछ चीजें प्लस करो और कुछ चीजें क्या करो? माइनस करो, ये देखने में अच्छा लगता नहीं है। इसलिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक इधर क्या होना चाहिए? माइनस। ऐसा ना करते हुए हम उसको कौन से साइड में दिखा देते हैं? क्रेडिट साइड में दिखा। दिस इज द वेरी लॉजिक। तो आपसे कोई पूछे कि ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, तो उसको बोलना सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। पर डेबिट साइड में कुछ चीजें प्लस होती है, कुछ चीजें क्या होती है? माइनस। टू मेक द ईज
इसको आसान करने के लिए हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस ना करते हुए इसको ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। चलो एक बात तो आपको एक समझ में आ जाए कि भाई जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाओ आपके लिए बेहद जरूरी है आप किसकी एंट्री करो, अकाउंटिंग करो, क्लोजिंग स्टॉक। एंट्री क्या होती है बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट, और ये डेबिट कहां दिखता है आपके बैलेंस शीट के डेबिट में, मतलब एसेट साइड में। और आप बाद में किसको क्रेडिट कर देते हो, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो, ताकि आप आपका सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉपर्ली क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको। गोइंग अहेड, जब आप परचेस करते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है। जब आप परचेस करते हो तो आपको क्या मिलता है, इनवॉइस, और उस इनवॉइस के बेसिस पे आप परचेस की जर्नल एंट्री पास करते हो। परचेस अकाउंट को डेबिट और सप्लायर को क्रेडिट या कैश बैंक को क्रेडिट। जब आप सेल भी करते हो तो आप सेल का क्या रेस करते हो, सेल्स इनवॉइस रेस करते हो, और उसके बेसिस पे आप सेल की क्या करते हो, एंट्री करते हो। बायर के अकाउंट को डेबिट या कैश को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्या करते हो, क्रेडिट। तो जिस वैल्यू में आपका परचेस हो रहा है दैट वैल्यू इज वेरी वेल नोन, जिस वैल्यू में आप गुड्स को सेल कर रहे हो दैट वैल्यू इज वेरी वेल नोन, और इसकी जर्नल एंट्री पास करने में क्या नहीं जाती, दिक्कत। पर जब साल खत्म होता है, एंड होता है, तो ये जो एंट्री पास करनी है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, इसके लिए जो वैल्यू चाहिए ये इतने आसानी से उपलब्ध होती नहीं है। हमें इसके लिए कुछ एफर्ट लेने पड़ते हैं। व्हाट डू वी डू देन, वी एक्चुअली काउंट द क्वांटिटी, वी एक्चुअली काउंट का व्हाट, क्वांटिटी। कि मेरे पास अगर 3 मटेरियल स्टॉक में है, एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल है बी और एक मटेरियल है सी। ए है मेरे पास 5 केजी, बी है मेरे पास 20 केजी और सी है मेरे पास कितना केजी, 10 केजी। फिर इसकी एक होती है परचेस प्राइस, एक होती है इसकी कौन सी प्राइस, परचेस प्राइस, जिसको हम कॉस्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस प्राइस में हमने इसको एक्चुअली कभी किसी जमाने में क्या किया था, परचेस किया था। फिर एक होता है इसका एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इस चीज की वो कीमत जिस कीमत में इस चीज को आज बेचा जा सकता है। तो जैसे मैंने ए नाम का आइटम, मेरे पास जो 5 किलो बचा है, ये कभी किसी जमाने में खरीदा था 30 रुपया पर केजी से। कितने में खरीदा था, 30 रुपया। पर परिस्थिति ये है कि आज चाहूं तो इसको कितने में बेच सकता हूं, 35 में बेच सकता हूं। या तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर ये वापस दे दूं और दूसरा कोई लेके आऊं तो मुझे ये चीज आज 32 में खरीदनी पड़ेगी। अरे भाई पास्ट में मैंने 30 में खरीदी, आज बेचने जाऊं तो कितने में बिकती है, 30। पर आज अगर मैं खरीदने जाऊं तो मुझे 35 में तो खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 35 में बेचता हूं, पर मुझे खरीदनी है तो कितने में मिलेगी, 32। उसी तरह कोई बी नाम की चीज है मेरे पास जो मैंने पास्ट में, भूतकाल में कभी खरीदी थी, कितने रुपए से, 20 रुपए से। आज अगर इसको बेचूं तो बहुत हो गया, इसके कितने रुपए मुझे आएंगे, 15। और अगर मैं खुद ऐसी चीज आज खरीदना चाहूं तो मुझे मिलेगी कितने में, 14। हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपने महंगा खरीदा था पर आज वो भाव में मार्केट में बिकता नहीं है। और आप अगर लेने जाओ, रिप्लेस करने जाओ तो पैसे उससे भी क्या मिलेंगे, कम। और कोई सी नाम की चीज है जिसको मैंने हिस्टोरिकली कभी किसी जमाने में 50 रुपए में खरीदा था, आज अगर मैं इसको रियलाइज करना चाहूँ, इसको बेचना चाहूँ और किसी से पैसे लेना चाहूँ तो मुझे 60 रुपए मिलते, और अगर मुझे खरीदना हो तो मुझे ये चीज हो सकता है कितने में अवेलेबल हो, 55। तो साल जब खत्म होता है तो एक चीज के कई सारे दाम हो सकते हैं, उसकी हिस्टोरिक कॉस्ट हो सकती है, उसकी परचेस कॉस्ट मतलब हिस्टोरिक कॉस्ट हो सकती है, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है, या उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो सकती है। अब एक्चुअली हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर किसी चीज की कितनी कीमत है, 2, तो उसका वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब लोअर क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या ज्यादा दिखेगा, प्रॉफिट, और बैलेंस शीट में क्या ज्यादा दिखेगा, एसेट। अगर आप ज्यादा हायर साइड वाली वैल्यू लेते हो क्लोजिंग स्टॉक की तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में जब क्रेडिट करोगे तो उससे उसकी वजह से आपके क्या ज्यादा दिखेंगे, प्रॉफिट, और बैलेंस शीट में उस वजह से आपके क्या ज्यादा दिखेंगे, एसेट। और हम तो कंजर्वेटिव है, हम ना तो एसेट को ज्यादा दिखाना पसंद करते हैं ना तो प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना, इसलिए हमने रूल बना लिया कि क्लोजिंग स्टॉक की जो भी वैल्यू रहेगी वो रहेगी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एक पहली बात। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक इतने सरली आसानी से बुक में किसी अकाउंट में ऑटोमेटिकली बैलेंस होके मिलता नहीं है, उसको मैन्युअली क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, इस चीज के बाद और एक समझने वाली बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं या चीजों की वैल्यूएशन करते हैं तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
जिन तरीकों में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं, तो एक तरीका हो सकता है स्टॉक की वैल्यू करने का या हिसाब रखने का, उसको बोला जाता है फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक मेथड हो सकती है कौन सी, लिफो। लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यू शुड नो कि इसमें से आप कौन सी मेथड यूज करते हो। मान के चलो आप मिल्क डेयरी चलाते हो, दूध खरीदते हो और क्या बेचते हो, दूध। तो भाई दूध तो एक पेरिशेबल चीज है, तो मान के चलो आपका दिन भर दूध का परचेसिंग चलता है। बेचते वक्त आप कौन सा दूध पहले बेचना चाहोगे, जो पहले खरीदा था या जो बाद में खरीदा था, पहले। तो आप करते हो जो फर्स्ट इन हुआ है, जो क्वांटिटी फर्स्ट क्या हुई है, इन, उसी को फर्स्ट क्या करते हो, आउट करते हो। हाँ, पर अगर आप एक चावल के व्यापारी हो जो चावल खरीदता है और बेचता है, आमतौर पे राइस जो होता है वो लोग नया खरीदना पसंद नहीं करते, वो लोग एज्ड पुराना और स्टोर किया हुआ खरीदना पसंद करते। कुछ होगा उसमें केमिकल बदलाव आते हैं, अगर राइस को आप स्टोर करो तो वो जितना पुराना उतना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो वाइन के मामले में भी ऐसा ही होता है, वाइन जितनी ओल्ड हो उतनी उसकी प्राइस कैसी होती है, ज्यादा। तो ये लोग जो है ये आमतौर पे कौन सी मेथड यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर हमने लॉट 1 खरीदा, लॉट 2 खरीदा और लॉट 3 खरीदा, लॉट 1 में हमने 100 बैग खरीदी, लॉट 2 में हमने 150 बैग खरीदी और लॉट 3 में हमने 50 बैग खरीदी। तो ऐसे में अगर कोई चीज बेचनी है, अगर कोई 80 चीजें लेने आता है, 80 बैग का कस्टमर आता है, तो हम इसको पहले कौन सा माल देंगे, लॉट 3 का, फिर ये 50 दे देंगे और फिर लॉट 2 में से कितने देंगे, 30। मतलब लॉट 2 में अभी भी कितने बचे हैं हमारे पास, 120, और लॉट 1 का कितना बचा है, 100। तो हम मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। We do because that is our business model. Either we do the first in first out or we do the last in. मेडिकल स्टोर अगर आप चलाते हो तो डेफिनेटली आप कौन सी मेथड यूज करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो दवाई पहले आई वो पहले बेचो, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगी। बाद में आई है तो चली रहेगी, आगे चलेगी। अब कुछ दुकान होते हैं किराना दुकान, यहाँ कोई ऐसा विशेष हिसाब किताब होता नहीं है। आपके गोडो आप शुगर बेचते हो, तो शुगर से विशेष कोई किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। आप लक्स बेचते हो, इसकी कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं है ना। आप कुछ कॉस्मेटिक की होती है, पर जैसे शुगर वुगर की कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं है। तो आपका एक डब्बा है, आप आपके डब्बे में जैसे किराना शॉप में जाओगे ना, तो एक बॉक्स में एक उनका एक कैन होता है जिसमें वो अपना बोरा खाली करते और फिर उसमें से क्या करते, कस्टमर को बेचते। तो मान के चलो उसने पहले दिन इतना भर दिया, फिर दूसरे दिन उसका ये डब्बा खाली होके इतना रह गया, उसने और एक बोरा इसमें डाल दिया और ये बोरा क्या कर दिया, भर गया। फिर ये खाली होते 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 तीसरे दिन और यहां तक आ गया, फिर इसने इसमें माल डाला, फिर इसमें बेच रहा है। अब इसमें कोई मेथड नहीं है, ना तो फीफो है ना तो क्या है, लीफो है। ये कोई मेथड यहां पे काम में आती नहीं है। जैसे भाव का माल आ रहा है इसमें डाल रहा है, जितना बेचना है बेच रहा, बचा हुआ उसी में पड़ा रह रहा है। कभी कभी ये पूरा खाली हो जाता तो भर देते, कभी थोड़ा सा खाली होते तो भर देते। और जब माल उसमें भरते तो अलग अलग माल का प्राइस का माल खरीदा हुआ होता है। तो यहां पे कोई मेथड नहीं लग सकती, ना तो स्पेसिफिक फीफो ना तो स्पेसिफिक क्या लिफो, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है या लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो एक मेथड यूज करता है जिसका नाम क्या है, वेटेड एवरेज मेथड। वो कुछ नहीं करता, वो फिर इसका हिसाब करते हो क्या करता है, एक बार जब शक्कर खरीदी थी वो 30 रुपए किलो की थी, एक बार खरीदी थी कितने रुपए किलो की थी, 40, तो इसका वेटेड एवरेज कितना हो गया, 35 रुपए। अगर इसका एवरेज प्राइस सिंपल एवरेज ही लेना है तो कितना रुपया हो गया, 35 रुपीज। तो 35 रुपीज की से अगर उसके पास 10 किलो शुगर बची है तो वो बोलेगा कि आज के शुगर की कीमत कितनी है, 350। और वेटेड एवरेज मतलब क्या, तो स्टैटिस्टिक्स में तो पढ़ा था अपन ने, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है क्या, वेटेड एवरेज। तो समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल एवरेज। और समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू करोगे तो क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज। तो हम वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि कितना वेट हमने खरीदा था और उसकी कितनी कीमत थी, उसे डिवाइड करेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो 3 मेथड के बारे में हमें समझना है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक को मैन्युअली क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है ये कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्वांटिटी आई कितनी, क्वांटिटी गई कितनी, बची क्वांटिटी अपनी क्लोजिंग क्वांटिटी है। पर क्या क्वांटिटी से हम अकाउंटिंग करते हैं क्या, नहीं। क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट निकालना पड़ेगा। प्राइस पर यूनिट निकालने की कितनी मेथड हो सकती है, फीफो मेथड, लिफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। आइए फिर इन सब तीनों चीजों के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्वेश्चन ही लेंगे, क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। आप आइए चैप्टर के 4th क्वेश्चन नंबर 1 पे। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ श्रीराम मिल्स। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020, 15 जनवरी, 1 फरवरी, 15 फरवरी,
20 फरवरी, 1 मार्च, 15 मार्च, अलग अलग दिन में इन लोगों ने कुछ अलग अलग चीजें खरीदी है और अलग अलग चीजें बेची है। 1 जनवरी को क्या हुआ, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था हमारे पास, पहले का कोई माल शिल्लक नहीं था। 1 जनवरी को परचेस किया, कितने यूनिट परचेस किए? 100 यूनिट। फिर हमने 15 जनवरी को कुछ इशू किए या कंज्यूम किए? પછી खमी जाओ પછી हमने कुछ यूनिट इशू किए या कुछ यूनिट क्या किए? कंज्यूम। साथिया बंद। कितने? 50। 100 आए थे, 50 कंज्यूम हो गए या बिक गए, कितने बचे? कितने बचे? 50। फिर हमने और परचेस किए, कितने? 200। कितने हो गए? 250। फिर हमने और इशू किए या बेचे या वापरे, कितने? 100। कितने बचे? 150। और यूज किए कितने? 100। कितने बचे? और परचेस किए कितने? 150। कितने हो गए? 200। और इशू किए या बेचे कितने? 100। तो लास्ट में बचे कितने यूनिट? तो 100 बचे। अभी 100 यूनिट की कीमत कितनी है? इस 100 यूनिट की कीमत कितनी है? देखो, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था नहीं। लाइफ में एक बार माल खरीदा था कितने रुपए से? 30 रुपए से। एक बार खरीदा था कितने से? 40 से। और एक बार खरीदा था कितने से? 50 से। फिर अब ये बचे हुए 100 यूनिट है, ये कौन से है? उसमें के जो 30 वाले हैं, उसके जो 40 वाले हैं, उसके जो 50 वाले हैं, या फिर कुछ पता नहीं किसमें के, सब मिक्स है। तो अलग अलग मेथड हो सकती है। अरे बाबा, 100 यूनिट की अगर आप सबको कीमत ही पता करनी है तो दिमाग में सवाल तो आना चाहिए, ये 100 यूनिट है कौन से भाव के? क्या ये 30 रुपए वाले हैं? क्या ये 40 वाले हैं? क्या ये 50 वाले? या फिर कुछ 30 वाले हैं, कुछ 40 वाले हैं, कुछ 50 वाले? या फिर 30 वाले बचे नहीं, सिर्फ 40 और 50 वाले हैं? या फिर सिर्फ 50 वाले, या फिर सिर्फ 30 वाले? एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन व्हाट? एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन व्हाट? योर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डिफरेंट पार्ट, उसकी अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, पर उसकी मेथड कौन सी है, इट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो 4 मेथड हो सकती है। एक हो सकता है सिंपल एवरेज, एक क्या हो सकता है? सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। दूसरा हो सकता है फीफो, अगला हो सकता है लिफो, और अगला हो सकता है क्या? वेटेड एवरेज। अब मैं बताता हूं 1 बाय 1। आप इसमें चौथा भी डाल दीजिए, 4 नंबर। ये बहुत ही यूजलेस मेथड है। ये मेथड है सिंपल एवरेज। यहीं से शुरुआत करते हैं अपन। कौन से मेथड से? सिंपल। आइए, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, हम एक नॉन साइंटिफिक तरीके के साथ स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, विदाउट प्रिपरेशन ऑफ स्टोर्स लेजर, या इसको बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विदाउट प्रिपरेशन ऑफ स्टोर्स लेजर। कोई स्टोर लेजर नहीं बनाएंगे और इन्वेंट्री की हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। एक एक मेथड से। पहला निकालेंगे अपन फीफो। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वाइट इजी, बड़ा ही आसान। आप खुद के लॉजिक से इसका आंसर दे सकते हो। मुझे बोलिए, मेथड कौन सी है हमारी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके पहले एक लिख लीजिए, क्लोजिंग क्वांटिटी तो पता ही होनी चाहिए हमें, ऊपर कहीं लिख दो। क्लोजिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना यूनिट्स? 100। कहां से पता चला 100 यूनिट है? आए कितने और गए कितने? तो 100 यूनिट तो आपने खुद ही गा के, कविता गा के सुनाया था मुझे। अब इसकी वैल्यूएशन करते हैं। कौन सी मेथड से बेटा? पहले फीफो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है? जो पहले आया वो पहले निकल गया। इसका मतलब है जो यूनिट बचे कितने? 100 यूनिट। ये कौन से लॉट के हैं? लास्ट लॉट के। लॉजिक समझो, फर्स्ट इन होता है, फर्स्ट क्या होता है? आउट होता है। तो जो 100 यूनिट बचे डेफिनेटली ये कौन से लॉट के होने चाहिए? लास्ट लॉट के होने चाहिए। तो इस मेथड से 100 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय ₹50 पर यूनिट का आप क्या लगाओगे? रेट। और आपके 100 यूनिट की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000। फिर आप एंट्री पास कीजिए। कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। कितने रुपए की? 5000। बात समझ रहे हो? दूसरा मेथड है, कुमकुम समझा क्या? अरे बात समझी क्या? थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता है।
अपनी फील्ड में थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो समझेगा या तो बिल्कुल नहीं समझे। देर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक थोड़ा थोड़ा समझो। मेथड कौन सी है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 100 यूनिट है, ये बात समझी क्या तेरे को? यूनिट कितने अपने पास? 100, ये बात समझी। इसमें थोड़ा थोड़ा है कि पूरा पूरा समझा? कीमत किसकी लगानी है? वो 100 यूनिट की। एंट्री क्या पास करनी है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में या बैलेंस शीट में 100 यूनिट लिखोगी कि उसकी कीमत लिखोगी? कीमत। तो उसकी कोई ना कोई प्राइस होनी चाहिए। अब ये हमने जो माल खरीदे और हमने जो माल बेचे, इसकी अलग अलग प्राइस है। एक बार 30 से खरीदा, एक बार 40 से और एक बार 50 से। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एनी डिटेल्ड डेटा ऑफ एनीथिंग। हम कोई किसी चीज की डिटेल प्रिपेयर नहीं कर रहे। बस ये पहले आया पहले चला गया, पहले आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो जो बचा वो कब का है? पहला खरीदा हुआ कि बाद का खरीदा हुआ? बाद का। सबसे लास्ट में क्या रेट से माल खरीदा था? 50। तो फिर ये जो 100 यूनिट बचे हैं, इसका रेट क्या माना जाएगा? 50। और तो 100 यूनिट अगर 50 के है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी क्लोजिंग स्टॉक की? 5000। ऐसी मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिरी आखिरी में माल आता है वो बिक जाता है। जो आखिरी आखिरी में माल आया वो बिक गया। फिर बचा क्या? स्टार्टिंग स्टार्टिंग। फिर सबसे स्टार्टिंग का माल क्या रेट का था? कितने रेट का था? 30। तो ये जो 100 यूनिट बचे हैं, ये क्या भाव के माने जाएंगे? 30। तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या पास होगी? क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कितना? 3000। और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कितना? 3000। अब इसमें से क्या सही है और क्या गलत है? I'm not talking about that. I'm talking of the rough way of calculation of a closing stock. Rough way of a without preparing a stores ledger ऐसे ही होता है। विदाउट प्रिपेयरिंग स्टोर्स लेजर ऐसा ही होता है। रफ कैलकुलेशन होता है कि पहले आया पहले गया, तो बचा वाला कौन सा है? आखिरी आखिरी का। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट लास्ट का बेच दिया तो बचा वाला कौन सा है? स्टार्टिंग का। इट इज अ नॉन साइंटिफिक मेथड। दिस विल नॉट हेल्प यू और नाइदर इट विल गिव यू द फुल मार्क्स इन एग्जाम। मैं आपकी समझ के लिए बोल रहा हूं, और कुछ नहीं पता हमें। हम इसका कौन सा एवरेज निकालते हैं? वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपकी वेटेड एवरेज प्राइस क्या है? 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज प्राइस। अब समवन विल आस्क व्हाट इज माय वेटेड एवरेज प्राइस सर। मैं बताता हूं, बड़ा ही आसान है। आपके पास कितने यूनिट अवेलेबल है? 100 यूनिट। आप मुझे बताइए, 100 यूनिट 30 रुपए के भाव से खरीदे तो माल कितने का हुआ? 3000 का। 200 यूनिट 40 के भाव से खरीदे तो माल कितने रुपए का हुआ? 8000 का। तो 150 यूनिट 50 के हिस्से खरीदो, माल कितने का हुआ? अरे कितने का हुआ? तो पहला जो माल खरीदा ये 100 यूनिट 30 के भाव से, ये माल कितने रुपए का हुआ? 3000 का। फिर आपने 200 यूनिट खरीदे 40 के भाव से, ये माल कितने का हुआ? 8000 का। फिर आपने 150 यूनिट खरीदे 50 के भाव से, ये माल कितने का हुआ? 7.5। टोटल माल कितने का हुआ? 18,500। और 18,500 में माल कितना यूनिट आया? 100, 200, 300, 300 और 150 कितने? 450। तो ऑन एन एवरेज आपकी प्राइस कितनी हुई? 41.1। आप इसको कौन सी प्राइस बोली जाएगी आपकी? वेटेड एवरेज प्राइस। लिखेंगे इसके नीचे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस। प्राइस को एक्स मानेंगे, क्वांटिटी को वेट मानेंगे। वजन किसका होता है, प्राइस का कि क्वांटिटी का? अरे किसका? और यहां पे करेंगे एक्स डब्ल्यू। पहले क्या प्राइस का खरीदा बताओ? कितना वेट खरीदा? अच्छा, पहले क्या प्राइस का खरीदा? 30। कितना क्वांटिटी खरीदा? 100। कितने का माल हो गया? 3000। फिर क्या प्राइस का खरीदा? 40। कितना क्वांटिटी खरीदा?
200, कितने का माल हो गया 8000। फिर कितने का माल खरीदा 50, कितनी क्वांटिटी खरीदी 150, कितने का माल हो गया। तो आप मुझे बताइए समेशन एक्स डब्ल्यू कितना होता है। और आप ही मुझे बताइए समेशन डब्ल्यू कितना होता है, कितना 450। तो वेटेड एवरेज प्राइस का स्टैटिस्टिक्स में फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। क्या है वेटेड एवरेज प्राइस का फार्मूला, समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, मतलब कितना 18,500 डिवाइडेड बाय कितना 450, कितना 41.1। तो ये पूरा का पूरा माल जो है ये 100 यूनिट क्या रुपीस का है 41.1, कितने का होता है 4,110 रुपए। दैट्स इट। ये मेथड कौन सी मेथड कहलाती है, वेटेड एवरेज मेथड विदाउट प्रिपरेशन ऑफ क्या स्टोर्स लेजर। ये अनसाइंटिफिक और गलत मेथड है, क्यों, ये आपको 2 मिनट में पता चल जाए। अब अगला बहुत ही आसान है, अगली मेथड कौन सी है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। इसका फॉर्मूला है 100 यूनिट्स जो माल आपकी वैल्यू बच गई इनटू सिंपल एवरेज प्राइस। फिर आप बोलोगे सर सिंपल एवरेज प्राइस क्या है, तो एक बार भैया कितने का माल खरीदा 30 रुपए का, एक बार 40 का, एक बार 50 का, तो 30 40 और 50 का कौन सा एवरेज बताओ, सिंपल एवरेज बताओ। लिख लो चाहो तो नीचे, सिंपल एवरेज प्राइस इज इक्वल टू एक बार 30 रुपए का भाव, एक बार 40 रुपए का भाव, एक बार क्या 50 का भाव, डिवाइडेड बाय कितना 3, कितना आता 40। तो आप बोलोगे कि ये माल आपका कितने रुपए का है 4,000। बोलो कितनी सारी गलती हो रही है इसमें, कितना गड़बड़ होगा, एक बार 5 दिखाओ, 3 दिखाओ, 4,110 दिखाओ, या कितना दिखाओ 4। भैया इतनी आसान बात नहीं ना। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम ज्यादा करने से सीधे सीधे ग्रॉस प्रॉफिट, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट, और उसकी वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटी, सब कुछ सही नहीं जा रहा है, कुछ भी सही नहीं जा रहा। तो क्रिटिकल मैटर, फिर तो बड़ा ही आसान हो जाता लोगों के लिए फ्रॉड करना। प्रॉफिट बढ़ाना है क्लोजिंग स्टॉक की क्या बढ़ा दो वैल्यू, प्रॉफिट इस बार कम दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दिखा दो कम, फिर आसानी से छेड़ा जा सकता था। और किसको पता कि उस तारीख में उस समय 31 दिसंबर को रात शार्प 12 बजे आपके दुकान में कितने का माल था। अरे कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो, सरकार हो, सीबीआई हो, उसके लिए क्या ये पता करना इतना आसान होगा क्या, नहीं। तो फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी हाईली फ्लक्चुएट हो सकती है, तो इसको लेके आसानी से क्या किए जा सकते हैं, फ्रॉड्स किए जा सकते हैं। मतलब सबसे आसान तरीका अगर किसी के लिए है, कोई जिसको अकाउंट का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उसको अकाउंट का बस ए समझता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। पीएनएल के डेबिट में सारे एक्सपेंस डालने होते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम डालने होते हैं, एसेट एसेट साइड में दिखाने होते हैं, और लायबिलिटी लायबिलिटी साइड में, और बैलेंस शीट टैली हो जाती है। जितना अकाउंट आपको समझता है उतना ही समझता है उसको भी जो एक बिजनेस का मेन अकाउंटेंट है। फिर भी वो आसानी से प्रॉफिट को घटा बढ़ा सकता है, और वो भी बिना अकाउंटिंग के नियम को छेड़े, और बैलेंस शीट भी टैली करवा सकता है। बस उसको किस चीज को छेड़ना है, क्लोजिंग। और उसको ये पता है कि ये किसी के बाप के ध्यान में आता नहीं। अब सैलरी का पैसा दिया 10,000 और खर्चे में दिखाया 12,000, तो दिक्कत जाएगी। सैलरी में डेबिट तो करोगे, उठा के क्रेडिट कहां करोगे, प्रॉब्लम है। इनकम मिला ही नहीं, आपने इनकम को क्रेडिट कर दिया और कैश आई नहीं, कैश को डेबिट कर दिया, तो मैच नहीं होगी। ये जल्दी से किसी के भी ध्यान में आ जाएगा कि इतनी कैश तो अपने पास है ही नहीं, फिर ज्यादा क्यों दिख रही है। तो कहीं पे भी छेड़ोगे या कुछ भी डेबिट क्रेडिट करोगे तो उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम ज्यादा करोगे तो इसको पकड़ना ऑडिटर के लिए भी या किसी इंक्वायरी करने वाले व्यक्ति के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। तो भाई ये बड़ा ही हाईली सेंसिटिव इशू है। अच्छा मुझे बताइए, हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करते थे। क्या सिलेक्ट करते थे, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक था एसएलएम, एक था क्या डब्ल्यूडी।
अब जब हम मेथड सिलेक्ट करते थे तो हम उसको बोलते थे कि हमने क्या सिलेक्ट की, पॉलिसी। इसको बार बार बदलो मत। हमने जब मेथड सिलेक्ट की तो हमने उसको नाम दिया कि ये हमारी क्या है, पॉलिसी, इसको बार बार बदलो मत। सेम उसी तरह इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते वक्त भी हमें एक मेथड सिलेक्ट करनी होती है, या तो लिफो या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। और एक बार कोई मेथड सिलेक्ट कर ली तो इसको बार बार क्या नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कोई गलत नहीं है, यहां फिफो भी गलत नहीं है, यहां पे वेटेड एवरेज भी गलत नहीं है, आपको जो लेना है लो। पर अगर इस साल फिफो से किया तो आने वाले हर साल तक मेथड कौन सी रखना, फीफो ही रखना, उसको बार बार बदलना नहीं। और एक बार लिफो रखना तो आने वाले हर साल तक क्या रखना, लिफो ही रखना, फिर उसको बार बार बदलना नहीं। डिप्रिसिएशन के केस में एक बार अगर एसएलएम लिया तो हर साल क्या यूज करना, एसएलएम, बार बार बदलना नहीं। और एक बार अगर डब्ल्यूडीवी लिया तो हर बार क्या लेना, डब्ल्यूडीवी, बार बार बदलना नहीं। पर हाँ, एसएलएम लेने के बाद डिप्रिसिएशन के टॉपिक में एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू चेंज हो सकती है, एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी क्या हो सकती है, चेंज। अगर इसमें चेंज आता है तो वो वैल्यू चेंज की जा सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसी तरह यहां पे आप लिफो फिफो यूज करो चाहे वेटेड एवरेज यूज करो, अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है एस्टिमेट में तो दैट इज ओके, दैट इज ओके। अब वो चेंज आएगा कैसे, यहां पे बिना स्टोर लेजर बनाए किया, अब अपन करेंगे स्टोर लेजर बना के। मेथड वही रखेंगे फीफो, फिर भी वैल्यू में क्या आएगी, चेंज। मेथड वही रखेंगे लिफो, फिर भी वैल्यू में क्या आएगा, चेंज। और मेथड वही रखेंगे वेटेड एवरेज, पर वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। आइए देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। अब अपन करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बाय प्रिपेयरिंग स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर मतलब क्या होता है, स्टोर्स लेजर का मतलब होता है एक डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना, माल था कितना, आया कितना, गया कितना, बचा कितना, बराबर है। और फिर उसकी साथ ही साथ क्या लिखते रहना, वैल्यूएशन। एक कुछ नहीं, एक टेबुलेशन है, जस्ट ए टेबल, नथिंग एल्स। पहले मैं बनाऊंगा फिर आप बनाना। मुझे चाहिए एक कॉलम डेट का, आप मत बनाना, रुक जाओ, पहले एक बार मुझे बना लेने दो। मुझे भाई चाहिए डेट, यहां पे चाहिए क्वांटिटी, क्वांटिटी प्राइस टोटल, ओपनिंग यहां पे चाहिए रिसिप्ट क्वांटिटी प्राइस टोटल, यहां चाहिए इशू क्वांटिटी प्राइस टोटल, और चाहिए मुझे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्वांटिटी प्राइस और टोटल। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, ये स्टॉक की अकाउंटिंग है। अब चाहो तो आप बना सकते हो। हम्म, हर जगह क्या पर्टिकुलर डालेगा क्या, चलिए अब एक एक मेथड से करते हैं। पहले कौन सी मेथड से करेंगे बेटा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहली तारीख बताइए कौन सी है, क्वेश्चन में सबसे पहली तारीख क्या है, 1 Jan 2020। चलो ओपनिंग स्टॉक था क्या मेरे पास कुछ, जीरो। उसकी कोई प्राइस थी क्या, जीरो। तो टोटल वैल्यू भी कितनी थी, जीरो। पहले देखो फिर बनाओ, पहले देखो फिर बनाओ। फिर क्या मैंने 1 जनवरी को कुछ परचेस किया क्या, कितना परचेस किया क्वांटिटी,
100, उसकी प्राइस क्या थी, कितना 30, तो टोटल कितने का माल हो गया 3000। क्या मैंने 1 जनवरी को कुछ इशू किया क्या, अरे किया क्या, नहीं। तो मेरे पास 1 जनवरी के क्लोजिंग में यूनिट कितने हैं 100, उसकी प्राइस कितनी है 30, टोटल कितने रुपए का माल है 3000। अगली तारीख कौन सी आई 15 जनवरी। क्या 15 जनवरी को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था क्या, हाँ, कितने यूनिट का 100 यूनिट का, क्या रेट का 30 का, कितने का माल था 3000। क्या मैंने 15 जनवरी को कुछ परचेस किया क्या, नहीं। क्या मैंने कुछ इशू किया क्या, कितना कितना 50। आज मुझे बताइए मेरे पास कितने लॉट का माल है, एक ही लॉट का माल है, वो कौन से रुपए का है 30 का, तो माना जाएगा कि ये माल भी इशू कितने रुपए में हुआ है 30 में। कितने का माल इशू कर दिया, कॉस्ट कितनी है जो इशू किया उसका 1500। क्वांटिटी ओपनिंग थी कितनी 100, उसमें से क्वांटिटी गई कितनी, क्वांटिटी बची कितनी, जाहिर सी बात है इसका रेट क्या रहेगा 30 रुपया ही रहे, क्योंकि एक ही भाव का माल है मेरे पास, कितने रुपए का 30 का, टोटल माल कितने का है 1500। लाइफ में अगली तारीख कौन सी आई 1 फरवरी। फर्स्ट फरवरी को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था क्या, कितना, क्या रेट का था 30 का, टोटल माल कितने का था, क्या मैंने कोई परचेस किया या सेल किया, परचेस किया, कितना, क्या रेट का 40, कितने का हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कोई मैं इशू कर रहा हूं क्या, तो इस तारीख को मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली 2 लॉट का है, कितने लॉट का है 2, एक है 50 यूनिट, क्या रेट का 30 का, ये माल कितने का है 1500 का, और दूसरा लॉट है मेरे पास 200 यूनिट का, ये क्या रेट का है 40 का, इसकी कीमत कितनी है 8000। फिर अगली तारीख कौन सी आएगी 15, सुनो ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं यहां पे देखोगे, 15 फेब को मेरे पास माल कितने लॉट का है 2, पहला लॉट है 50 का, इसकी कीमत कितनी है 30, ये माल कितने का है 1500 का, अगला लॉट कितने का है 200 का, क्या रेट का 40, ये माल कितने का है 8। अब इसमें से मुझे क्या करना है, परचेस करना है कि इशू करना है, इशू, कितने इशू करना है 100 यूनिट। अब ध्यान से सेकेंड, मेरी मेथड कौन सी है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देने कितने यूनिट है 100, है कितने 250, दे सकता हूं कि नहीं दे सकता, सोच देने हैं, मेथड है फीफो, पहले कौन से दू 50 वाले के 200 वाले, 2 लॉट का माल है, एक है 50 का और एक है, अरे हाँ, एक 50 क्वांटिटी वाला लॉट है और एक 200 वाला, 50 वाले के रेट कितने 30, 200 वाले के रेट कितने 40, देने कितने, मेथड कौन सी है फीफो का मतलब, तो 100 देने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि कहीं के भी कुछ भी उठा के दे दूं, सोचना पड़ेगा, तो पहले 50 देने पड़ेंगे, पहले कितने देने पड़ेंगे 50, क्या रेट के 30 के, कितने के हो गए 1500, इसमें कुछ बचा क्या 100 देने हैं, तो बाकी के 50 कहां से देने पड़ेंगे 200 वाले में से, ये क्या रेट का है 40, कितने का माल इशू किया, तो बचा कितना, कॉमन सेंस है भाई, 200 में से 50 दिए तो बचे कितने 150, ये क्या रेट का है 40, क्या कितने का माल हुआ 6000। ये मेथड कौन सी थी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट, देते वक्त हमेशा वही माल पहले देने का जो पहले आया, इसलिए जब 100 देने थे तो 50 कौन से दिए 30 के भाव वाले, और बाकी 50 कौन से दिए 40 के भाव वाले, समझ में आया। तो अब माल में 30 के भाव वाला कुछ नहीं बचा, जो भी बचा है वो कौन से भाव का 40। लाइफ में अगली तारीख कब आई 20 फरवरी, क्या कोई ओपनिंग स्टॉक था क्या, हाँ, कितने यूनिट 150, वो क्या रेट का था 40, कितने का माल था 6000। अब इस तारीख को खरीदना है या देना है, इशू करना है, कितने, अब हमारे पास तो माल एक ही लॉट का है, अब लिफो क्या फीफो क्या, एक ही लॉट का माल है वही देना पड़ेगा, क्या भाव का है 40, कितने का माल गया 4, तो बचे कितने 50, क्या भाव का 40, कितने का 2000। अगली तारीख कौन सी आई लाइफ में 1 मार्च, क्या कोई ओपनिंग स्टॉक है क्या, है, कितने यूनिट 50, क्या रेट का 40, कितने का 2000। परचेस हो रहा कि इशू हो रहा है, क्या 150 यूनिट, क्या रेट का 50, कितना हुआ 7500, इशू हो रहा है क्या नहीं, तो 2 लॉट का माल बचा, 2 लॉट में से पहला लॉट है 50 यूनिट का, क्या रेट का 40, इसकी कीमत 2000, दूसरा लॉट 150 यूनिट का, क्या रेट का 50, टोटल कीमत 7500।
फिर लाइफ में अगली तारीख कब आई? 15 मार्च। क्या ओपनिंग स्टॉक है? क्या है? 50 यूनिट है। क्या रेट का? 40। कितना? 2000 का। और क्या है? 150। क्या रेट का? 50। कितना? 7500। क्या इशू हो रहा है क्या 15 तारीख को? कितने यूनिट? 100। कैसे? किधर के भी उठा के कुछ भी दिए तो चलेंगे क्या? नहीं। मेथड कौन सी है? FIFO। पहले कौन सा देंगे? ये वाले 50। क्या रेट के? 40। कितने का? फिर इसमें से कितने देंगे? 50। क्या रेट के? 50। कितने के? 2500। बचे क्या इसमें कुछ पहले लॉट में? नहीं। पर क्या दूसरे लॉट में बचे क्या? हाँ। कितने? 100 यूनिट। क्या रेट के? 50। कितने का? 5000। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ प्रिपरेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग स्टोर्स लेजर। तो ये डब्बा क्या है? स्टोर लेजर है। अकाउंटिंग लेजर नहीं है ये कॉस्टिंग लेजर है। अकाउंटिंग लेजर अलग है जहां पे अकाउंट अमाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट। यहां पे आप हिसाब रख रहे हो कि आया कितना, क्या रेट का, गया कितना, क्या रेट का। मेथड कौन सी है? FIFO। मेथड कौन सी है? FIFO। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी मिली हमें? 5000। फिर इसकी एंट्री पास करोगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। ये ज्यादा साइंटिफिक है, इसको कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि यहाँ डेट वाइज एग्जैक्ट। तू जो पूछ रहा था ना दर्शन, वो तो 1 तारीख का आया था, किधर गया? वो डायरेक्ट मेथड में पता चलता नहीं, वहां वो हिसाब ही नहीं लगाते। वैसा हिसाब लगाने के लिए क्या बनाना होता है? स्टोर्स लेजर। एंड दिस इज अ प्रॉपर वे टू प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बारीक काम, नक्शी काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे टेबल जो बनाने हैं, बनाते आने चाहिए। दैट इज वाई स्टैटिस्टिक्स में सिखाया गया था क्या? टेबुलेशन। सीए स्टूडेंट का जीवन एक टेबल है जिसमें वो जिंदगी भर अलग अलग प्रकार के क्या बनाते रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या है? टेबल। लेजर एक क्या है? टेबल है। तो अकाउंटिंग करते हो तो करते क्या हो? स्टैटिस्टिक्स का टेबुलेशन ही तो करते हो। ओए फिफो झाला, अब अपन यहीच काम कौन से मेथड से करेंगे? नहीं, पर ये छापने वाली बात है ही नहीं ना। दिस इज नॉट टू बी छापिंग, दिस इज टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग ऑट योर ओन। अब अपन कौन सी मेथड से काम करेंगे जीवन में? काही नहीं केला मैंने, डब्बा बनाया सिर्फ। डब्बे डुब्बे तो बना के रख दूं? और तुम लोगों की आधी जीवन तो डेकोरेशन में चली जाएगी। स्केल लो, पट्टी लो, लाइन मारो, वैल्यू दो। नहीं, लाइन मतलब अपनी वाली लाइन। बाकी तो तुमने सीए लिया, जीवन में तुमको लाइन मारने को टाइम है नहीं, भूल जाओ। बस आप स्केल पेंसिल लेके लाइन खींचते रह जाओगे सारी जिंदगी। बेकार है रे, जीवन दुखी कर लिया तुम लोगों ने। अभी भी मौका है, जिस जिसको निकलना है निकल जाओ, भाग जाओ, छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं पड़ा इसमें। पूरी जवानी चली जाएगी, बाद में सोचोगे कि हे भगवान दुनिया कहाँ चली गई, मैं पढ़ते ही रह गया। मैं तो हमेशा, मैं एक्स्ट्रा मोटिवेट किसी को नहीं करता, मैं तो उल्टा सबको फ्रीली बोलता हूँ। अगर दिमाग में कभी भी आए कि मेरे को सीए नहीं करना है, छोड़ दो, तो बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा। मतलब बहुत मेहनत है। और लाइफ में कितने मजे करने के लिए, देखो अलग अलग जगह है, वहां जा सकते हो, घूम सकते हो, लाइफ एंजॉय कर सकते हो, फ्रेंड्स है, पार्टीज है। मतलब देर आर लॉट ऑफ फन इन लाइफ अगर सीए ना करो तो।
आगे कुछ नहीं है, आगे तो फिर भगवान मालिक है। फिर क्या है, कुछ सालों बाद बोलना जैसी ऊपर वाले की मर्जी। हाँ, पर सीए बन जाओ तो आपकी मर्जी चला सकते हो, फिर आपको ऊपर वाले की मर्जी पे डिपेंड रहने की जरूरत। आइए ना भाई, अभी देखो बच्चे आ जाएंगे, मेरे को ज्यादा समय है नहीं मेरे पास, मेरे को पटाख से आपको कौन सी मेथड करा देनी है लिखो, जल्दी से तारीख बताओ। हो गया, बहुत टाइम पास कर लिया, चलो चलो चलो। पहली तारीख बोलो, जीवन में क्या आई? 1 जन। क्या मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक था क्या? नहीं। क्या मैंने कुछ खरीदा क्या? हाँ। कितने? 100। क्या रेट का? जल्दी जल्दी बोलो, कितने का? 3000 का। इसमें कोई डाउट? क्या मैंने कुछ इशू किया क्या? तो मेरे पास बचा क्या? 100। क्या रेट का? 30 का। मतलब कितने का माल? 3000 का। हो गया क्या? लाइफ में अगली तारीख कब आई? 15 जन। 15 जन को क्या हो रहा है? ओपनिंग स्टॉक पहले से ही है, कितना? 100। क्या रेट का? 30 का। कितने का माल है ये? 3000। क्या मैंने कुछ खरीदा क्या? नहीं। क्या मैं कुछ दे रहा हूं क्या? कितना? 50। अब मेथड कौन सी है? लीफो। और 2 लॉट है क्या? एक ही लॉट है, तो देना पड़ेगा माल कौन सा? जो है वो दे दो ना। क्या रेट का दोगे? 30 का। कितने का माल दिया? 1500 का। तो जीवन में बचा क्या? 50 यूनिट। क्या रेट का? 30 का। कितने का? 1500 का। लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो, छापने से सर में कुछ नहीं जाएगा, देखोगे तो समझ में आएगा। 15 जन के बाद अगली तारीख कब आई जीवन में? 1 फरवरी। कुछ खरीद रहे हो कि कुछ बेच रहे हो? खरीद रहे। कितना? 200। क्या रेट का? 40। कितने का माल होता है? 8000 का। ओपनिंग कितना है? 50। क्या रेट का? 30। कितने का होता? 1500 का। कुछ परचेस कर रहे हो क्या? हाँ। कितना? 200। क्या रेट का? 40। कितने का? 8000 का। कुछ इशू किया क्या? नहीं। तो जीवन में 2 लॉट बचे। एक 50। क्या रेट का? 30। कितने का? 1500। दूसरा 200। क्या रेट का? 40। कितने का? 8000 का। अगली तारीख क्या आई जीवन में? 15 फेब। 15 को क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? तो पहले तो ओपनिंग स्टॉक 2 लॉट का है। कितने का? 50 का, 30 वाला, 1500 का, 200 का, 40 वाला, 8000 का। परचेस किया क्या कुछ? नहीं। क्या करना है अभी? इशू। कितने यूनिट इशू करने? 100। मेथड कौन सी है? जाहिर सी बात है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 2 लॉट में से कौन से लॉट का माल दोगे? 40 वाले के 30 वाले? ऑफ कोर्स आपकी लिफो मेथड है, तो पूरे के पूरे 100 यूनिट कहां से दोगे? यहां से। क्या रेट का? 40 का। कितने का माल दिया? तो ये बचा कितना? 100 यूनिट। क्या रेट का? 40। मतलब कितने का? 4। पहले का लॉट शिल्लक है क्या? हाँ। कितना? 50 यूनिट। क्या रेट का? 30। कितने का? 1500। फर्क पड़ा? मेथड कौन सी थी पहले? फीफो। अब कौन सी है? लिफो। फिर जीवन की शुरुआत कहां से होगी? अगले तारीख 20 फेब। 20 फेब को ओपनिंग स्टॉक था क्या? हाँ। क्या कर रहे हो? 20 को खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? क्वेश्चन में देखना है आपको। बेच रहे। कितना यूनिट? कौन सी मेथड है? लिफो। 2 लॉट है, एक 30 वाला, एक 40। देते वक्त क्या दोगे? 50 यूनिट में से दोगे कि 100 यूनिट में से? कॉमन सेंस है, 100 में से कितने दे दोगे? 100। क्या रेट का? 40। कितने का माल इशू हो गया? बचा कुछ? नहीं। दूसरे लॉट में। पर क्या पहला लॉट बचा है? हाँ। 50 वाला। क्या रेट का? 30। कितने का? 1500। अगली तारीख की शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से होगी। कितने यूनिट के? 50 यूनिट के। तारीख क्या है? 1 मार्च। क्या कर रहे हो? 1 मार्च को खरीद रहे कि बेच रहे? परचेस कर रहे। कितना यूनिट? 150। क्या रेट का? 50। कितने का माल है? 7500 का। कुछ इशू कर रहे क्या? नहीं। तो जीवन में 2 लॉट बचे, एक 50 बचा 30 वाला 1500 का, और एक 150 बचा 50 का 7500 का। अब अगली तारीख जब शुरू होगी तो आपके पास ओपनिंग में ही 2 लॉट का क्या होगा? माल। और वो तारीख कौन सी है जीवन की? 15 मार्च। क्या कर रहे हो? ले रहे हो कि दे रहे हो? बेच रहे। कितना यूनिट इशू करना है? मेथड कौन सी है? लिपो। तो कौन से लॉट में से दोगे? 50 वाले की 30? पूरे 50 में से कितने? 100। कितने का माल इशू किया? 5 का। इसमें कुछ बचा क्या? हाँ। 50 यूनिट। क्या रेट के? 50। कितने के? 2000। क्या पहले का लॉट शिल्लक है? हाँ। 50। क्या रेट का? 30। कितने का? 1500। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हुई? 4000। जिसमें 2 लॉट का माल है। 50 यूनिट है 50 वाली, और 50 यूनिट है 30 वाली। गावरानी मेथड जो थी इसके पहले से, उसमें ये वैल्यू बराबर आती नहीं थी। दैट्स द रीजन। इसको बोला जाता है डिटेल में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना। क्या बनाकर? स्टोर्स लेजर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
कल अपन और एक नई मेथड पढ़ेंगे। होमवर्क भी मार्क कर लो, ओए होमवर्क मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। बस हो गया और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 एक क्या है आपका होमवर्क है, बस इसके नीचे का।